हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है। ठीक है, उनको मैं आपको याद कराऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम चीज़ों को याद भी करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, एक तरीके से मैं आपको चीज़ें याद कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। और टॉपिक है आज का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो भी हुए हैं अभी तक, ठीक है ना, उनको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर और याद भी करेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो अभी 104 तक हो गए हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे याद नहीं करने हैं जो एग्जाम में आते हैं और मोस्ट रेलिवेंट है, हम उन्हीं को याद करेंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ सेलेक्ट किए हैं, उनको हम याद करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। देखो, सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं। उसमें क्या हुआ था, स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। और दूसरा क्या ऐड किया था, एडेड 9 शेड्यूल टू कीप सर्टेन लॉज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अब ये भी है कि इन अमेंडमेंट के अंदर और भी चीज़ें हुई हूँ, ठीक है, लेकिन अगेन मैंने आपके लिए मेन पॉइंट सेलेक्ट किए जो आपको याद होने चाहिए उस अमेंडमेंट के अंदर। तो जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, स्टेट्स को एम्पावर्ड किया। भाई, जो सोशली और इकोनॉमिकली जो पुअर लोग हैं उनको क्या करो, एम्पावर करो। यही तुम्हारा पर्पस था, उनको एम्पावर करो। तो ऐसे याद आएगा, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेज है उनके एडवांसमेंट के लिए क्या करेंगे, प्रोविजंस बनाएंगे। दूसरी बात क्या थी, अब स्टेट्स ने कहा ये काम हम करेंगे, यानी गवर्नमेंट ने कहा हम करेंगे और जुडिशरी को इससे बाहर रखो। यानी कि क्या किया, फिर 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया। 9 शेड्यूल में क्या था, जो भी चीज़ें 9 शेड्यूल में डाल देंगे ना गवर्नमेंट, वो फिर उससे क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। हालांकि बाद में कोर्ट ने इसको क्या कहा कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट कर रहे हो तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये बाद की बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या होता, 9 शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, टू कीप सर्टेन थिंग्स अवे फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। तो कोड इसका क्या रहेगा, देश आजाद हुआ था सो द किसकी, सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेज है उनका एडवांसमेंट करना था उस टाइम पे। और गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम करेंगे, इसीलिए उन्होंने जुडिशरी को दूर रखा इससे। तो जुडिशरी को दूर रखने के लिए 9 शेड्यूल बनाया और प्रोविजन किसके लिए बनाए थे, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट आपका ही हो गया। उसके बाद हम याद रखेंगे सेवंथ अमेंडमेंट, एक्सटेंडेड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन अब यूनियन टेरिटरीज पे भी होगी। और कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ये भी हो सकता था ये सब कि भाई 2 और मोर स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है। तो ये किसके थ्रू होता, 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड बाय लैंग्वेज यूटीज इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो स्टेट्स कैसे हुई आपकी, रीऑर्गेनाइज कैसे हुई, लैंग्वेज के बेसिस हुई। याद है आपको 1956, देखो, ठीक है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी उसकी जो रिपोर्ट थी वो इंप्लीमेंट हुई थी 1956 में। तभी जो डिफरेंट स्टेट्स थी, पहले हमारे एबीसी कैटेगरी थी वो हटा के अब स्टेट्स की डिफरेंट स्टेट्स रीऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, याद करने का देखो, फर्स्ट 1, तो 1 कब होएगा, 1 से 1 याद रखो। ठीक है, 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का होता है 1951 में। 6 और 7, 6 के बाद आता है 7। तो ठीक है, तो 7th अमेंडमेंट कब होता है, 1956 में। और 7th अमेंडमेंट में सब साथ है, साथ याद रखना, साथ साथ। ठीक है, तो सारी स्टेट्स में क्या है, आपके हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो मोस्टली रिलेटेड टू द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट सबके साथ है, हाई कोर्ट किसके साथ है, सबके साथ है हाई कोर्ट। तो क्यों, क्योंकि सभी स्टेट्स के अंदर है, इसलिए सभी के साथ है हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है पर हाई कोर्ट सबके साथ है, तो साथ से आएगा हाई कोर्ट। तो आपको याद आना चाहिए जो हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन थे ना, यूटी में एक्सटेंड करना, 2 और मोर स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट बनाना, ये कब होता है, 7th अमेंडमेंट में। साथ साथ, ठीक है, हमने क्या किया था, पूरी कंट्री की जो स्टेट्स है उनको साथ साथ लेके आए थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया आपको लैंग्वेज के बेस पे, और क्या था, स्टेट्स को हम क्या करें, साथ लेके आए, साथ मतलब साथ। तो 7th अमेंडमेंट था आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बाय लैंग्वेज। अब आ जाओ 9th। ठीक है, तो 9 देखो, 9 और पी, ये इसको 9 को रिवर्स कर दो आप, तो क्या बन जाएगा, पी। तो पाकिस्तान से रिलेटेड था। ठीक है, तो सिसेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरूबारी यूनियन। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर जो हमारी टेरिटरी थी वो हमने किसको दे दी, पाकिस्तान को दे दी, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, अब वो बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान को हमने दे दी उस टाइम टेरिटरी। तो 9th से उल्टा करते हैं, 9 को पी, तो याद आना चाहिए पी, पाकिस्तान को टेरिटरी दी थी। ठीक है, वेस्ट बंगाल की, उसका नाम था आपका बेरूबारी यूनियन। तो बेरूबारी यूनियन हमने किसको दी, पाकिस्तान को। सॉरी। नेक्स्ट उसके बाद हम याद करेंगे 21st। अब देखो 21st, 71st, 92nd, ये 3 अमेंडमेंट है ना, ये आपको एक साथ याद रखने हैं, 21st, 71st और 92nd। ठीक है, अब देखो 21 की उम्र में हम क्या करते हैं, सिन करते हैं। वैसे तो 18 साल में लड़का होता है जवान, लेकिन 2-3 साल बाद उसको समझ आती है, फिर वो करता है बदमाशी स्टार्ट 21 की उम्र में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो 21 की उम्र में क्या करते हैं, सिन।
तो सिन से आएगा आपका सिंधी। तो ये तीनों जो है ना 21, 71 और 96 ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो 21 की ओर में सिन करेंगे, तो 21 में कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई? 17, ठीक है। इंक्लूडेड सिंधी एज द 15th लैंग्वेज इन शेड्यूल 8। शेड्यूल का आपको अलग से याद करवा चुका हूं मैं, ठीक है। तो 8 शेड्यूल किस लिए था? आपका लैंग्वेज के लिए था, ठीक है ना। तो शेड्यूल 8 में जो 14 लैंग्वेज थी और 15 लैंग्वेज ऐड की, वो कौन सी हुई आपकी? सिंधी, ठीक है। और सिन कैसे याद रखोगे? 21 की ओर में सिन, तो सिंधी। अब देखो इसमें 50 ऐड कर दो, अगला अमेंडमेंट एक्ट आएगा, वो भी लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। तो 50 एडिड, आपका क्या? 71। तो 71 में कौन कौन सी एड हुई थी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी इन द 8 शेड्यूल। तो 15, 16, 17, 18, 18 लैंग्वेज होगी इसके अंदर 8 शेड्यूल के अंदर 71 अमेंडमेंट एक्ट से। और 21 की ओर में सिन किया था, इसका कोड आएगा KN मुंशी। अगला जो 71 अमेंडमेंट एक्ट है उसका कोड है KN मुंशी। के से कोंकणी, एन से नेपाली, एम से आपका मणिपुरी, KN मुंशी, ठीक है। फिर अब 50 ऐड किया था, फिर वापस 21 ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि 21 से हमने स्टार्ट किया था। 21 अमेंडमेंट एक्ट, उसमें 50 ऐड किया, 71 अमेंडमेंट एक्ट, फिर वापस उसमें 21 ऐड कर दो, ठीक है। तो 21 ऐड करोगे 92 अमेंडमेंट एक्ट। ये तीनों एक्ट किससे रिलेटेड है? आपके लैंग्वेज से। फिर उसके बाद उसमें 4 लैंग्वेज और ऐड की, उसका कोड है BDS इन मेडिकल कॉलेज। BDS कहाँ से करते हो आप? मेडिकल कॉलेज से तो करोगे। BDS इन मेडिकल कॉलेज, B से बोडो, T से डोगरी, S से संथाली, ठीक है, M से मैथिली। तो ये 4 लैंग्वेज और होगी। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 92 अमेंडमेंट के बाद अब 8 शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। BDS कहाँ से किया आपने? मेडिकल कॉलेज से, BDS इन मेडिकल कॉलेज। एक बात और याद रखना, 8 शेड्यूल के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चों को। इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट इन द 8 शेड्यूल, ठीक है। हमारी थोड़ी लैंग्वेज, इसमें तो हमारी लैंग्वेजेस हैं। बात तो सही है। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। BDS इन मेडिकल कॉलेज, BDS 3 लैंग्वेज होगी। मेडिकल से हो गया आपका मैथिली। तो ये लैंग्वेज होगी आपकी 21, 71 और 92 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड। अब नेक्स्ट आपका एक्ट है जो आपको याद रखना है, वो है 42। देखो ये एक्ट आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस इट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो इसका ईयर याद रख लो, 1976, ठीक है। तो 1976 ये ईयर याद रखना है आपको, 1976। मतलब 42 अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1976, ठीक है। और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुआ अभी तक के इस एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, विच एक्ट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 91 डाल देंगे, फर्स्ट अमेंडमेंट डाल देंगे, 42 डाल देंगे, 44 डाल देंगे। 44 और 42 में कन्फ्यूजन होने के चांस होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है पहले वाला 42 वाला क्या है? वो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। 4-5 बस मेन याद रखना बातें, अंदर के इतना ना भी याद होगा तब भी आप कर लोगे, अगर आपको ये बाहर वाली चीजें याद होंगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर बनना चाहिए दिमाग में, उससे आप चीजें रिकॉग्नाइज कर लोगे फिर इजीली। इट गेव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करो, ठीक है, वो किससे के थ्रू आई थी? 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो इसके थ्रू क्या होता? फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी किसके लिए थी? फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, और किसके थ्रू? 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी। तो पहला देखो, पहले मैं आपको ब्रॉड चीज बताऊंगा। तो इसमें जो चीजें ऐड हुई थी, जो चीज आपको याद रखनी है, वो है प्रियम्बल। तो 3 वर्ड ऐड हुए थे प्रियम्बल के अंदर, ठीक है। फिर याद रखना DPSP, ठीक है। 3 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड हुई थी, और एक को मॉडिफाई किया था। तो प्रियम्बल, DPSP, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A ये ऐड हुआ था आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। देखो आप ब्रॉडली क्या क्या चीजें पढ़ते हो स्टार्टिंग में? प्रियम्बल, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सारी चीजें आ गई, बस एक को छोड़ देना, क्या आपका? फंडामेंटल राइट, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। बाकी तीनों चीजें आ गई शुरू में, प्रियम्बल आ गया, DPSP आ गया, फंडामेंटल ड्यूटी आ गई, फंडामेंटल राइट को छोड़ दो। तो इन तीनों में कुछ ना कुछ हुआ होगा। उसके बाद देखो, फिर आपको याद रखना ट्राइब्यूनल्स, प्रेसिडेंट, फिर कुछ प्रोविजन थे इमरजेंसी के, जुडिशरी, और लास्ट में पार्लियामेंट, ठीक है। तो 5-6 चीजें आपकी क्या क्या होगी? पहले देखो, सबसे पहले प्रियम्बल, 3 चीज याद करिए, प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ होगा, DPSP होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज होंगे, फंडामेंटल राइट को भूल जाओ, 3 वो हो गए। उसके बाद ट्राइब्यूनल्स, और फिर प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट इमरजेंसी भी लगाता है, तो प्रेसिडेंट का इमरजेंसी आएगा। इमरजेंसी ज़्यादा हो जाता है यार, इमरजेंसी मतलब रैश हो जाती है बहुत, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? जुडिशरी आएगी, फिर जुडिशरी भी आ गया, और लास्ट में एक पॉइंट हो जाएगा पार्लियामेंट, ठीक है। सबसे ऊपर तो लॉ कौन बनाते हैं फिर भाई? हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, तो उसके बाद पार्लियामेंट। तो ये 5-6 चीज़ें याद रखनी। अगेन याद कराता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, प्रियम्बल, ये 3 तो हो गए थे, ठीक है। फिर ट्राइब्यूनल
और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या लगाता है, इमरजेंसी, इमरजेंसी अगर हार्श हो जाती है फिर जुडिशरी आती है, और सबसे ऊपर लॉ बनाने कौन है, आपका पार्लियामेंट। तो ये सारी चीजें आएंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। अगर आपको वो चीजें याद है ना, तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज होगी तो आप उसमें एग्जाम में क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे। हालांकि मैं पढ़ दूंगा आपके लिए सारी, लेकिन मेन चीज वो लाइन है आपकी, क्या क्या चीजें ऐड हुई थी, ठीक है। तो एडिड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल। तो इसका कोड है आपका SSI, ठीक है, SSI याद रख लो आप, ठीक है। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए प्रियम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये सब चीजें वो बता रहा हूँ जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुई थी। इनमें से कुछ भी पूछ लेगा कि ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुई थी, ठीक है। तो SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये वर्ड ऐड किए प्रियम्बल में थ्रू आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट, प्रियम्बल खत्म। डीपीएसपी की अगर बात करें तो 3 डीपीएसपी ऐड हुई थी, ठीक है। एडिड 3 न्यू डीपीएसपी विच, पहला कौन सा है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A, सॉरी पहले वाला था आर्टिकल 39A जो आपका था इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये आपका आर्टिकल 43A, और तीसरा जो है था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 48A। तो 3 हो गए आपके, 39A, 43A और 48A, 3 आर्टिकल डीपीएसपी ऐड हो गए। और जो आर्टिकल 39 है उसका जो F पॉइंट है उसको मॉडिफाई किया था, एंड मॉडिफाई आर्टिकल 39F, उसमें किया था अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये पार्ट भी हो गया आपका डीपीएसपी वाला कवर। फिर मैंने आपको बताया फंडामेंटल ड्यूटी, उसके बाद ऐड हुई एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। तो पार्ट 4A आपका ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। उसके बाद आओ आप ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। जो ट्राइब्यूनल्स भी आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी। एडिड पार्ट 14A, तो पार्ट 14A हमारे उसके अंदर ऐड हुआ। उसके अंदर क्या हुआ, प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, आर्टिकल 323A। अब देखो पार्ट जो 4 है ना उसके अंदर 2 आर्टिकल है, 323A और 323B। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, ठीक है, वो आती हैं आपकी आर्टिकल 323A के अंदर, और जो बाकी ट्राइब्यूनल्स है वो आती है आर्टिकल 323B के अंदर। तो ट्राइब्यूनल्स किसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुई थी। ट्राइब्यूनल्स का भी हो गया। अब आओगे प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट को क्या कह दिया कि प्रेसिडेंट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट ने जो एडवाइस दी थी प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी। ये किसमें हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। प्रेसिडेंट हो गया, मैंने बताया था प्रेसिडेंट होगा तो फिर इमरजेंसी भी लगाएगा, प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी, ठीक है। तो उसके बाद सारे आपके इमरजेंसी वाले प्रोविजन आएंगे, ठीक है। फैसिलिटेटेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन अ पार्ट ऑफ अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये नहीं पूरी कंट्री में लगाओ, एक पर्टिकुलर पार्ट में भी क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये किसके थ्रू आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एक्सटेंडेड द वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर। तो 6 महीने से एक साल तक भी लगा सकते हैं, ठीक। हालांकि इसको बाद में देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट की कुछ चीजें ना बाद में रिवर्स करेगा 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो लगेगा कि गलत थी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक टाइम अगर इमरजेंसी लगा दी स्टेट के अंदर, पहले 6 महीने के लिए लगती थी, अब इन्होंने कहते हैं 1 साल तक लग सकती है, इसको वापस कम कर देंगे हम 6 महीने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो ये प्रोविजन हो गया आपके इमरजेंसी रिलेटेड। अब जो बाकी प्रोविजन आएंगे वो आएंगे जुडिशरी से, और उसके बाद आएंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो जुडिशरी में क्या किया था, मेड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये कह दे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है, फिर ये भी चेंज होएगा बाद में, ठीक है। curtail the power of judicial review and writ jurisdiction of the Supreme Court and High Court। अब ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या जुडिशियल रिव्यू की और रिट जुडिशन की पावर क्या की, कर्टेल की। इसको भी फिर अगेन चेंज होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट में। प्रोवाइडेड द लॉज मेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट ऑफ द वायलेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसमें ये अमेंडमेंट लेके आया कि गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है, ठीक है, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो जुडिशरी उसको क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती, ये इन्होंने कहा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आया। उसके बाद प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी इसी के अंदर आया था। अगेन मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट वाला कौन था, साथ वो किस में आया था, आपके 7th अमेंडमेंट एक्ट में। लेकिन जुडिशरी से रिलेटेड मेजर बातें हैं तो किस में आई थी, वो आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। अब देखो आपको याद था जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बात हुई थी उसमें, तो आएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इट प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ऐसे याद रखना है आपको। अभी एक चीज और बची है 42nd में, वो है पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो ये बाकी चेंजेस जो है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड हुए थे, ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया था डेट याद रखनी, 1976 में आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 12th पॉइंट है एम्पावर द सेंटर टू डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेज
इन एनी स्टेट टू डील विद द ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस सेंटर एम्प्लॉय कर सकता है डिफरेंट स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को टैकल करने के लिए। सेंटर से मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड मानो ऊपर ही, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, ये पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हालांकि ब्रॉड चीज है पार्लियामेंट, ठीक है, बाकी सारे आपके पार्लियामेंट से रिलेटेड मिलेंगे। रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली फ्रॉम 5 to 6 ईयर, तो पहले 5 था उसको 6 साल कर दिया, हालांकि 44 में वापस 5 साल हो जाएगा क्योंकि अभी 5 साल ही पता है ना आपको। तो देखो फिर अगेन आपके दिमाग में आ रही है पार्लियामेंट से रिलेटेड कहां से आ रहा है, 42nd अमेंडमेंट में। एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज, लॉ बनाता है पार्लियामेंट टू डील विद द एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड सच लॉज आर टू टेक प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट्स, अब लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, अगेन जो शिफ्टिंग आएगा सब्जेक्ट्स, तो 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से क्या गया, कॉन्करेंट लिस्ट में गया, फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। और कौन कौन से थे वो, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स 3, वेट्स एंड मेजर, और चौथा था जुडिशरी से रिलेटेड। ऐसे याद रख लो, पूरा पढ़ोगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 5 याद रखो, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर 4, और 5वां जुडिशरी से रिलेटेड था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस से रिलेटेड था। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, तो कोर्ट वर्ड याद रख लो और जस्टिस याद रख लो। 5वां इससे था, पहला क्या था, एजुकेशन, 5 शिफ्ट किए थे आइटम स्टेट लिस्ट से कहाँ पे, कॉन्करेंट लिस्ट में। एजुकेशन, फॉरेस्ट, थर्ड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड था, फिर अगला भी डब्ल्यू से होगा, वेट्स एंड मेजर्स, और 5वां जस्टिस और कोर्ट से रिलेटेड था। ये 5 हो गए आपके शिफ्ट। डिड अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम, एक्चुअली 1/10 एक कोरम होती है, 1/10 लोग होंगे ना, एमपी होंगे लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, तो अभी वो सेशन होगा स्टार्ट, ठीक है, तो इस कोरम का उन्होंने सिस्टम हटा दिया, अगर 1/10 से कम भी लोग होंगे तब भी क्या होगा, सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डिड अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, तो उन्होंने सिस्टम हटा ही दिया कोरम वाला, पार्लियामेंट के अंदर कोरम का सिस्टम होता है, कोरम का सिस्टम मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए कोई सेशन को स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं कोरम। हालांकि वापस इसको रिस्टोर कर दिया, अब कोरम की रिक्वायरमेंट होती है। empowers the parliament to decide from time to time rights and privileges of the its members and committee, अगेन पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ठीक है, अपने प्रिविलेजेस और राइट्स के रिगार्डिंग टाइम टाइम डिसाइड कर सकते हैं, तो वो किसमें था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एम्पावर द पार्लियामेंट टू डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द इट्स मेंबर्स एंड कमिटी, तो राइट्स और प्रिविलेजेस किस रिलेटेड, पार्लियामेंटेरियंस की, तो अगेन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ऐसे वर्ड्स याद रखने कीवर्ड्स। तो ये हो गया आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगेन देखो कीवर्ड्स याद करा देता हूँ एक बार आपको, प्रियम्बल था, ठीक है, डीपीएसपी था, फंडामेंटल ड्यूटीज था, फिर ट्राइब्यूनल आया था, फिर मैंने प्रेसिडेंट आया, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है, फिर जुडिशरी, जुडिशरी के बाद पार्लियामेंट। अब हम करेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट। देखो 42nd अमेंडमेंट कब था, 1976 में, फिर 1977 को छोड़ दो एक साल, 43, ठीक है, फिर 44, तो 2 साल बाद आएगा 48, ठीक है, तो 44 जो आएगा 1978 में आएगा, तो 44th अमेंडमेंट था 1978 में। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है। इनेक्टेड बाय जनता गवर्नमेंट ने एक्ट किया था, मेनली टू नलिफाई सम ऑफ द डिस्टोर्शंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये मैं आपको बता रहा था, कुछ डिस्टोर्शन इंट्रोड्यूस किए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने, कुछ गलत चीजें थी जो सही नहीं थी एक गवर्नमेंट के लिए या पूरी कंट्री को रन करने, उनको वापस रिस्टोर किया कि यार वो चेंजेस वापस करो जो पहले वाले थे, ठीक है ना, तो उनको हटाया और कुछ को नलिफाई किया, किसने, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने। तो जो गलतियां 42nd अमेंडमेंट में की थी उसको सुधारा गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। रिस्टोर द ओरिजिनल टर्म ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, दैट इज 5 ईयर, तो पहले 6 साल कर दिया 42nd में, अब वापस 5 साल कर दिया। तो अगेन इसमें देखो अगर आप चीजें क्या क्या बात करेंगे हम, रिस्टोर द एंड चेंज द प्रोविजन ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें जो चेंजेस किए थे इन्होंने उनको वापस रिस्टोर करेंगे कईयों को, ठीक है, उन तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कुछ चीजें रिलेटेड थी उनको ठीक करेंगे, इमरजेंसी वाले प्रोविजन होंगे कुछ, और कुछ होंगे राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट में था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी को बना दिया लीगल राइट। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट मैंने कहा था वहां पे फंडामेंटल राइट मत लेके आना, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल, डीपीएसपी लाना, यहाँ पे फंडामेंटल राइट आ जाएगा 44th में, ऐसे चीजों को रिलेट करो। अब देखो पहला बता दे, दूसरा रिस्टोर द प्रोविजन विद रिगार्ड टू कोरम, मैंने कहा था कोरम उसमें हटा दी थी, यहाँ पे कोरम वापस रिस्टोर कर दी। रिस्टोर सम ऑफ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और उसकी पावर को रिस्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके रिस्टोरेशन वाले। अब पहले उसमें हमें प्रेसिडेंट का पढ़ा था कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, इसमें क्या कर दिया, इसमें कह दिया कि प्रेसिडेंट क्या अगर एक बार और भेज सकते हैं अपनी एडवाइस रिकंसिडर करने के लिए कैबिनेट को, ठीक है, अगर फिर दोबारा कैबिनेट ने उसको पास किया फिर मानना पड़ेगा। तो एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक वंस द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर द रिकंसिडरेशन, तो कैबिनेट ने कुछ एडवाइस दी उसको प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है कैबिनेट को कि आप इसको रिकंसिडर करो एक बार, ठीक है, फिर अगर दोबारा हुआ तो फिर मानना पड़ेगा, तो एक बार रिकंसिडरेशन की पावर दे दी।
बट द रिकंसिडर एडवाइस इज टू बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। फिर वो अगर कैबिनेट का नहीं जी ठीक है ओके इसी को पास करो, फिर पास करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो चेंज हुए फिर प्रेसिडेंट। रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस विद बाय द आर्म्ड रिबेलियन इन रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी। आज नेशनल इमरजेंसी भी कराऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो, रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय द आर्म्ड रिबेलियन। तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर अलग अलग तरीके से इमरजेंसी लगती है, तो उसमें जो एक वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको हटा के क्या किया, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, ठीक है। तो आर्म्ड रिबेलियन पे आपकी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, तो वर्ड चेंज किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन किया इन किसमें, नेशनल इमरजेंसी के अंदर। अगला प्रोविजन क्या था इमरजेंसी रिलेटेड, मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिटर्न एडवाइस रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। पहले तो फोन कॉल पे जाती थी इमरजेंसी, अब काफी रिटर्न रिकमेंडेशन मिलेगी कैबिनेट की, तभी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। मेड सर्टेन प्रोसीजरल सेफगार्ड, कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड बनाए इमरजेंसी लगाने की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। स्टेट इमरजेंसी के लिए, दोनों के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो। प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और ये कहा नेशनल इमरजेंसी के अंदर दो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21, वो क्या होंगे, कभी सस्पेंड नहीं होंगे। तो ये पूछ सकता है कौन से आर्टिकल आपके सस्पेंड नहीं होते फंडामेंटल, ये आपके इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी टाइम, वो है आर्टिकल 20 एंड 21। देखो इमरजेंसी के प्रोविजन दोनों में है, 42 में भी है, 44 में, कंफ्यूज नहीं होना। ये पूछ लेगा कौन से एक्ट के थ्रू आई थी बात, ये कि 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे, तो आपको बताना 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी, आर्टिकल 20 एंड 21 विल नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट। तो पहले जो फंडामेंटल राइट था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया वहां से और एक क्या बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया। तो ये थे आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट। देखो 52nd को 5-2, ठीक है, 2 से 2 आ रहा है ना आखिरी में, तो 2 से दूसरा, तो दूसरी पार्टी में लोग जाने लगे थे, आया राम गया राम पॉलिटिक्स, आज इस पार्टी में कल दूसरी पार्टी में, 2 से आगे दूसरा। तो इसको रोकने के लिए, डिफेक्शन को रोकने के लिए आया एंटी डिफेक्शन। और 5 × 2, 5 × 2 क्या होता है आपका 10, तो 5 × 2 होता है आपका 10। तो कौन सा शेड्यूल ऐड होगा, 10 शेड्यूल होगा। 2 से याद रखो दूसरी पार्टी, तो दूसरी पार्टी में लोगों का रोकना जाना, ठीक है, उनको वो उसमें ना जाए, तो उसको क्या आया, उसके लिए आपका एंटी डिफेक्शन है, डिफेक्शन रोकने के लिए आया, ठीक है। 52nd 5 × 2 करोगे तो 10 आता है, तो 10 शेड्यूल ऐड हुआ था। देखो 52nd 1985 में आया था और 91st अमेंडमेंट है कि ये 2003 में आया। ये दोनों एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इनको एक साथ करा रहा हूँ। डिफेक्शन बिकम इलीगल, आप डिफेक्ट कर रहे हो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, इलीगल हो जाएगा वो, एडिट 10 शेड्यूल, और 10 शेड्यूल ऐड हुआ था। कोड यही था, दूसरी पार्टी, 2 से याद रखना, दूसरी पार्टी में ना जाए, इसलिए रोका। अब जो 91st अमेंडमेंट ने क्या किया, इसमें जो 2-3 प्रोविजन थे, ठीक है, उसमें से एक प्रोविजन को डिलीट कर दिया। पहले क्या था, अगर एक पार्टी है उसमें से 1/3 मेंबर स्प्लिट हो जाते हैं उससे, ठीक है ना, और अलग पार्टी बना लेते हैं, ठीक है, तो स्प्लिट हो गए तो उसको डिफेक्शन नहीं मानते थे। अब 91st में कहा अगर स्प्लिट भी हो रहा है ना 1/3 मेंबर किसी पार्टी से, तो वो भी डिफेक्शन में काउंट होगा। तो वो प्रोविजन जो पहले स्प्लिट वाला था 52nd अमेंडमेंट में, उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और दूसरा इन्होंने ऐड किया कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो कितना होगा, 15% होगी, ठीक है। हालांकि एक एक्सेप्शन है, इसमें नहीं बताया, दिल्ली वाला आगे बताऊंगा, वहां पे क्या है आपकी 10% है। तो दिल्ली में जो असेंबली है उसमें 70 मेंबर्स हैं और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने 7 है, वो फिक्स है। बाकी स्टेट्स में और पार्लियामेंट में 15% मैक्सिमम लिमिट है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। तो जो भी असेंबली की स्टेट है उसकी 15% ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। The provision of 10th schedule anti-defection law pertaining to exemption from the disqualification in case of split, ठीक है, मैंने बताया ना स्प्लिट के केस में जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी हैज बीन डिलीटेड, उसको डिलीट कर दिया। अब अगर 1/3 मेंबर स्प्लिट भी कर रहे हैं तब भी वो डिफेक्शन में आएंगे। दूसरा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ 15% कर दी इंक्लूडिंग द सीएम एंड पीएम, उनको मिला के 15% ज्यादा नहीं होंगे स्ट्रेंथ, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है उसका 15% ही होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइज फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट और सेंटर दोनों में कर दिया। ये 52nd हो गया, 91st हो गया। 52nd के बाद हम अगला करेंगे 61st अमेंडमेंट एक्ट, कब आया था, 1989 में। अब देखो 60 की उम्र में क्या होता है, लोग सटिया जाते हैं, मान लो बूढ़े हो गए। अब बूढ़ों को लगा यार हमने तो बहुत लड़ लिए इलेक्शन, बहुत वोट दे दिए, अब जवानों को दो मौका। तो वोटिंग पावर किसको दे, जवानों को देंगे, जवानों को देंगे, यानी कि वो वोटिंग जो एज है वो कम करेंगे अब वो बूढ़े, ठीक है। तो बूढ़े जैसे 61 में गए, 60 से 61, ऐसे याद करो, 60 से 61 में गए, तो 61st अमेंडमेंट है वो किससे काम करें, जवानों को मौका देंगे पॉलिटिक्स में। तो एज रिड्यूस कर दी 21 से 18 ईयर्स, ठीक है।
तो रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स फ्रॉम फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 61 आते ही दिमाग में आना चाहिए, 60 साल में बूढ़े होंगे उनका अगले साल हम क्या करेंगे, वोटिंग एज कम करते हैं, जवानों को मौका देते हैं, तो वोटिंग एज कम कर दी 21 से 18 ईयर्स। 60 की उम्र में ओल्ड पीपल डिसाइडेड नेक्स्ट ईयर विल गिव चांस टू यंग पीपल इन द पॉलिटिक्स एंड वोट फॉर वोटिंग। 69th, अब देखो मैंने आपको बताया था लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी है, दिल्ली की, उसमें कितने 70 मेंबर है। अब भाई मान लो ऐसे सोचो कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने से पहले तो थी नहीं वहाँ पे, उससे पहले उन्होंने क्या किया, एक फास्ट किया, फास्ट अनटू डेथ, कि हमें तो लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए 70 मेंबर की। करते करते क्या हुआ, एक आदमी मर ही गया बेचारा उसमें, ठीक है, ये स्टोरी बता रहा हूँ आपको, असली में नहीं हुआ था, एक आदमी डेथ हो गई, ठीक है। तो 70 से कितने होंगे 69, 70 की असेंबली कहाँ पे, दिल्ली में, उसमें एक आदमी मर गया था फास्ट करते करते असेंबली की डिमांड करते, तो कितना होगा 69। तो 69 अमेंडमेंट एक्ट कहाँ से आएगा आपका, दिल्ली से, ठीक है, ऐसे याद रखना है। 70 आपको याद है बेसिक है, 70 सीटें हैं दिल्ली में, ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको, याद रखना। उसमें से असेंबली की डिमांड करते हुए एक आदमी मर गया था फास्ट एंड टू डेथ में, तो इसलिए 69 आया। तो 69th अमेंडमेंट कहाँ से आएगा, दिल्ली से रिलेटेड आएगा। असेंबली बनाने के लिए एक मेंबर को सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है, फास्ट एंड टू डेथ, उसमें उसका सेक्रीफाइस हो गया। स्पेशल स्टेटस टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय डिजाइनिंग या डेजिग्नेटिंग इट एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसको क्या किया, डेजिग्नेट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। क्रिएटेड 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, 70 से एक कम करवाया था 69, यानी कि 69 अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था ये, ठीक है। और 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज कितना है दिल्ली में, 7। अब 69 के बाद आओ 73rd और 74th। 73rd 74th आपको कॉमन है, पंचायत के लिए, पीआरआईज के लिए, पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया, और ये यूएलबीज के अर्बन लोकल बॉडीज को, ठीक है। 73rd 74th कॉमन है, बस याद रखना ईयर 1992, 73rd आया था 1992 में, 74 भी 1992 में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एडिड अ न्यू पार्ट, यहाँ पार्ट 9 ऐड हुआ था, ठीक है, पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11, और 11 शेड्यूल हुआ था, एक सेकंड, ठीक है, 11 शेड्यूल ऐड हुआ है और पार्ट 9 ऐड हुआ है, कंटेनिंग 29 फंक्शंस ऑफ द पंचायत। 74th में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू यूएलबीज अर्बन लोकल बॉडीज एडिड न्यू पार्ट, पार्ट 9A, तो यहाँ पे पार्ट 9 हुआ था, यहाँ पार्ट 9A हुआ है, और शेड्यूल 12 शेड्यूल ऐड हुआ था, कंटेनिंग 18 फंक्शंस ऑफ आइटम्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। 52nd कर लिया, एंटी डिफेक्शन, 91st दोनों रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन से। 61st 60 की उम्र में क्या आया था, बूढ़ों को लगा अब जवानों को मौका दो वोटिंग का, 61 वोटिंग की है, ठीक है। 69 70 में से एक कम करवाया था, दिल्ली आएगा। 73rd 74 कॉमन था, पीआरआई और यूएलबीज। अब देखते हैं 86, ये देखो 86 काफी बार पूछा गया है, ये भी अनदर इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ये अमेंडमेंट है 86 अमेंडमेंट है, किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, एजुकेशन से रिलेटेड है 86 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें 3 चीज ऐड हुई थी, तीनों में काम हुआ, फंडामेंटल राइट में मॉडिफिकेशन हुआ, डीपीएसपी में भी हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी में हुआ। यही पूछ लेता है कि किन किन को मॉडिफाई किया था, तो फंडामेंटल राइट को किया, आर्टिकल 21A ऐड किया, ठीक है, जो क्या कहता है 6 से 14 ईयर्स को क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। फिर डीपीएसपी में आर्टिकल 45 हुआ, ठीक है, उसमें ऐड, उसमें क्या बात हुई, अर्ली चाइल्डहुड केयर की। फिर फंडामेंटल ड्यूटी में आर्टिकल 51A का के पार्ट ऐड हुआ था, ठीक है, जो कि एक ड्यूटी कहता है, किसी भी बंदे की ड्यूटी है कि वो अपने वार्ड या अपने सन को या डॉटर को, जो भी अपने बच्चे को, चाइल्ड को या अपने वार्ड को क्या करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। तो आर्टिकल 21A 45 और 51A के ये तीनों ऐड हुए थे आपके अमेंडमेंट एक्ट किसमें, 86 अमेंडमेंट एक्ट से। और 86 अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से। और क्या ब्रॉड याद रखना, फंडामेंटल राइट्स में चेंज हुआ था, और डीपीएसपी में चेंज हुआ था, और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों में चेंज हुआ था 86 अमेंडमेंट एक्ट। 86 के बाद 89th, 8 और 9 क्या है, साथ साथ रहते हैं, आप कहेंगे अलग अलग रहेंगे, भाई 8 और 9 साथ साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो इनको क्या किया, बाइफरकेट किया। बाइफरकेटेड किसको, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल 338A-B, ठीक है। तो आर्टिकल 338A और 338 दो बन गए। तो पहली वाली थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, दूसरी वाली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल देख लेना। और 8 और 9 याद रखो साथ साथ थे, अब उनको अलग कर दिया, 8 और 9 अलग अलग हो गए। तो 89 8 और 9 इसमें बाइफर्केशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल क्या है, 338। शेड्यूल ट्राइब्स का क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का आर्टिकल 338A। ये दो आर्टिकल हो गए। 8 और 9 अब अलग अलग रहेंगे, बाइफर्केट हुआ।
93rd पे आ जाओ, ठीक है। अब पहले देखो, याद है आपको मैंने लैंग्वेज के लिए 3 आर्टिकल याद कराए थे, 21 अमेंडमेंट कराए थे, सॉरी 21st अमेंडमेंट है, उसमें 50 ऐड कराया, 51 में फिर 21 ऐड करवाया था वापस 92nd। तो 92nd क्या था, अमेंडमेंट एक लैंग्वेज से रिलेटेड था, और वो भी लैंग्वेज कौन सी थी उसमें, उसमें कोड क्या करा था, BDS इन मेडिकल कॉलेज, बोडो, डोगरी, ठीक है, संथली, ये सारे क्या ट्राइबल लैंग्वेज है। यानी कि अब उनको लैंग्वेज सिखा दी हमने ट्राइबल्स को 92। अब 93rd में क्या होगा, उनको एजुकेशन देंगे, और वो भी रिजर्वेशन के थ्रू, किसमें, प्राइवेट कॉलेज में। तो इसमें 93rd में आएगा रिजर्वेशन प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जो बैकवर्ड क्लास पीपल हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इन उसमें क्या करें, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, किसमें, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये वर्ड है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी रिजर्वेशन उनके लिए प्रोवाइड की 93rd में। 93rd कैसे याद रहेगा, 92nd बताया था मैंने, लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो भी ट्राइबल लैंग्वेज थी मोस्टली। अब उनको लैंग्वेज सिखा दी तो उनको अब पढ़ाई करवानी, इसके लिए रिजर्वेशन कराया। अगला जो अमेंडमेंट आएगा वो उनकी पढ़ाई के लिए आएगा, बैकवर्ड क्लास की, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनकी रिजर्वेशन थी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर, 93rd अमेंडमेंट एक्ट। 93rd क्या याद रखें, 97, ठीक है, 9 लोग साथ रहेंगे, कोऑपरेट करेंगे। दूसरा फिर देख लो, यहाँ तो 9 को अलग किया था, 8 और 9 को, अब 9 को साथ लेके आएंगे, तो 9 लोग क्या करेंगे, साथ रहेंगे। 8 और 9 को अलग किया था, अब वापस साथ करेंगे, 9 7, ठीक है। तो 97 जब भी आएगा तो क्या 9 लोग जो है वो साथ रहेंगे, या यहाँ पे 9 को अलग किया था, 9 को वापस साथ ला रहे हैं, तो साथ का क्या होता है, कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो अमेंडमेंट था वो था आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था, 2011 में। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेटस दिया एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ये याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट बनाया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेटस दिया किसको, स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। न्यू DPSP ऐड हुआ आर्टिकल 43B, और न्यू पार्ट ऐड हुआ आर्टिकल पार्ट 9B। तो अगेन 2-3 बातें याद रखनी है। फंडामेंटल राइट बनाया गया किसके अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर, कोऑपरेटिव को। देखो 9 लोग साथ रहेंगे, 7 से कोऑपरेटिव आएगा, ठीक है, कोऑपरेटिव। दूसरा आर्टिकल 19 के अंदर क्या बनाया आपको, कोऑपरेटिव फंडामेंटल राइट बनाया। तो फंडामेंटल राइट DPSP कौन सा ऐड हुआ था, 43B, ठीक है, ये भी कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। फिर पार्ट कौन सा है, पार्ट 9B। पार्ट 9 क्या था आपका, PRI। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज। पार्ट 9B कोऑपरेटिव से रिलेटेड, ये पार्ट 9B है। देखो अब रिसेंट वाले देख लो, कई 2 तरीके से पूछते हैं। देखो अमेंडमेंट जो होते हैं ना, एक तो अमेंडमेंट पूछता है आपका जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए, जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक, 42nd हो गया, 86 हो गया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब मैं आपको करवा रहा हूँ आपको जो रिसेंट है, रिसेंट ही पूछ लेते हैं। 99th क्या था, 100 क्या था, 101st, 102nd, 103rd, 104th, लेटेस्ट 104th है 2020 के अंदर, ठीक है। तो 99th क्या है, रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम बाय नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की, उसको हटा के एनजेक लेके आया पार्लियामेंट। कौन से एक्ट के थ्रू, 99th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड कर दिया कि ये एनजेक क्या है, वॉइड है, अब एनजेक हटा दिया गया, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है, नो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मना। तो जहां पे नो आ जाए ना, नो नो, यहाँ 2 बार नो है, नो नो। 9 तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मना, नहीं चलेगा एनजेक। तो किससे रिलेटेड होगा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था ये, ठीक है। तो 9 आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो 9 इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। अब रिसेंटली क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेजियम को हटा के एनजेक बनाया था गवर्नमेंट ने, उसको कोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया, नहीं 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 चलेगा। तो एनजेक वाज एबोलिस्ड, ठीक है। हालांकि सॉरी, एनजेक क्या कहता, क्रिएट किया था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई थी 99th अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू, और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वॉइड कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या था, रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम विद द एनजेक, 99th अमेंडमेंट एक्ट। अगेन नो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो एनजेक से रिलेटेड था ये। उसके बाद 100 फाइनली 100 है ना, 100 का मतलब फाइनली अब कर ही दो यार, बंटवारा जो करना है। 100 से याद रखो, 100 फाइनली इंडिया सेटल इट्स लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। काफी पंगे चल रहे थे इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया बांग्लादेश के लैंड बाउंड्री। अब फाइनली उन्होंने, इंडिया बांग्लादेश ने क्या किया, अपना सेटलमेंट कर ही लिया, भाई ये तुम्हारी जमीन है। 100 से मतलब 100 का मतलब फाइनली, अब फाइनली कर ही दो 100, ठीक है। सो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम अपनी टेरिटरी दे देंगे। तो 100 में क्या होता, एक्वायरिंग एंड ट्रांसफरिंग सर्टेन टेरिटरीज विद बांग्लादेश। तो हमने कुछ टेरिटरी दी और अपना लैंड जो वो था ना बाउंड्री का, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, उसको क्या किया, फाइनल सेटल किया। भाई ये आपकी लैंड है, ये हमारी है, बाउंड्री क्लियर करो, फाइनली वी हैव सेटल। 100 से आना 100, 100 99 नो नो नो, तो यानी कोर्ट से रिलेटेड।
कोर्ट से रिलेटेड देखो आपको चीज़ें याद तो होती हैं, रिसेंटली एनजेक बना है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बना है, ईडब्ल्यूएस बना है, ठीक है। और लेकिन आपको ये पता नहीं था कौन सा किसके अंदर है, 99 है, 100, ये आइडिया नहीं होता। इसको याद करवा रहा हूँ मैं आपको। जैसे एनजेक आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, आपको आएगा नो नो नो, ठीक है। 100 आएगा, 100 से फाइनली हम डिसाइड किया लैंड के बारे में, बांग्लादेश से आ जाएगा लैंड एक्सचेंज। 101 का क्या करते हैं हम, कन्यादान करते हैं। 101 का, 51 का, 1001 का, एक से क्या है कन्यादान, 101 से कन्यादान के लिए टैक्स चाहिए। तो रिसेंटली कौन सा टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, जीएसटी, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी 101 कन्यादान के लिए, ठीक है। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट किसका था आपका, जीएसटी के लिए। 102 और 103 ये देखो आप, यहाँ पे 2 है तो 2 बी और सी बैकवर्ड क्लासेस 2 वर्ड है, यहाँ 3 103 EWS ये 3 वर्ड है। तो जो 102 था ये था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो जो बैकवर्ड क्लास थी, ठीक है, उसकी कमीशन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, उसको क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो क्योंकि बीसी में 2 लेटर है, बैकवर्ड क्लास। इट प्रोवाइडेड फॉर द मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया, कौन से एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 103 अमेंडमेंट एक्ट। ई 3 है ना, EWS, तो 103 अमेंडमेंट एक्ट। एक याद कर लो लेटेस्ट अभी 104 हुआ है, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, किसका, 2020 के अंदर। इसमें क्या किया, 2 बातें याद रखनी है। एक तो 10 ईयर और बढ़ा दिया रिजर्वेशन, ठीक है, SC/STs के लिए। और दूसरा क्या किया, एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था ना, 2 अपॉइंटमेंट होते हैं मेंबर लोकसभा के अंदर, एंग्लो इंडियन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जिसमें उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला वहाँ पे। तो इसको क्या किया, एंग्लो इंडियन वाले कॉन्सेप्ट को, अपॉइंटमेंट जो था उसको क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। तो पहला था एक्सटेंडेड बाय 10 ईयर्स द डेडलाइन फॉर द सिसेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 10 साल और बढ़ा दिया रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। रिपील हटा दिया किसका, एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन बाय द नॉमिनेशन, ठीक है, तो नॉमिनेट करते थे, ठीक है, इन द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब इसको हटा दिया, अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करेंगे। तो ये 2 चीजें हुई थी 104 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। 99 नो नो सुप्रीम कोर्ट एनजेक। 100 सो फाइनली वी हैव डिसाइडेड विद द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री सेटल किया। 101 कन्यादान, पैसे कहाँ से आएंगे, टैक्स से, टैक्स कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ रिसेंटली, जीएसटी। 102 क्या है, बैकवर्ड कमीशन, ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 2 वर्ड थे ना, बैकवर्ड क्लास, तो उसके लिए आपका 102। 103 3 वर्ड गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS 3 वर्ड है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। 104 रिसेंट था, आपको याद करना था, एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन था, वो जो नॉमिनेशन था उसको रिपील कर दिया, और SC/STs के रिजर्वेशन को असेंबली और पार्लियामेंट में कंटिन्यू कर दिया आगे 10 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बड़ी वीडियो थी ये, है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेन चीज़ें मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनवा दिया, समझा दी चीज़ें। अब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें याद होंगी, रिकॉग्नाइज करोगे आप, और अपना आप क्वेश्चन देखते ही क्या करोगे, सही करोगे। ऑल द बेस्ट।